एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस का स्टडी करेंगे। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस का स्टडी करेंगे। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। फिर देखिए, प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक, जैसे रमेश इज अ गुड बॉय, he obeys his parents। देखिए, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की बात मानता है। देखिए, रमेश की जगह पर ही आ गया। बार बार एक नाम लिखने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का हेल्प लेते हैं। तो प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। बस प्रोनाउन, देखिए, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमें प्रोनाउन का प्रयोग बताना है। प्रोनाउन का प्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम उससे पहले आपको बताते हैं। तो इस तरह से मैं आपको इसका यूज बताने चल रहा हूँ, इसका इस्तेमाल बताने चल रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक, तो सर्वप्रथम मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूँ कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में एक या अधिक पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त हो तो उस स्थिति में हमें 231 के क्रम को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं, जानते हुए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। इनकी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस भी होते हैं। तो आपको रूल मैंने यह बताया है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यदि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी एक ही वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो उस कंडीशन में हमें क्रम का ध्यान रखना चाहिए। 231 का ध्यान रखना चाहिए। 231 का मतलब हुआ, देखिए 231 का मतलब फर्स्ट पर, देखिए 231 का मतलब पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे यू, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे ही, सी, इट, दे में से, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे आई और वी। तो जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक ही वाक्य में प्रयोग किए गए हों तो उस कंडीशन में 231 के रूल को फॉलो करते हैं। यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे यू एंड आई वेंट टुगेदर, and I went
टुगेदर। ध्यान रखिए, यू एंड आई वेंट टुगेदर। यू सेकंड पर्सन देखिए पहले आ गया, फिर थर्ड पर्सन नहीं है तो क्रम वही रहेगा, देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो यू एंड आई वेंट टुगेदर। ऐसे ही वाक्य बनेगा, इधर उधर किया, इसका प्लेस बदला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यू सी एंड आई, यू सी एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। यू सी एंड आई कंप्लीटेड द वर्क। देखिए 2 31 2 3 1, यानी यू सी एंड आई कंप्लीटेड द वर्क। तीनों पर्सन प्रोनाउन प्रयोग हो गए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दे देते हैं। यू एंड सी वर एब्सेंट। शी वर एब्सेंट। चलिए यह समझ में आपको आ गया होगा। इसमें मैंने यह बताया है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के प्रोनाउन, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के प्रोनाउन प्रयोग होते हैं तो उस कंडीशन में 231 हमें याद रखना है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए इसमें सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब मैं इसके बाद अगला रूल बताने चल रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझिए। यह रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 देख लीजिए। रूल नंबर 2 यह है कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई आता है, फिर सुनिए, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई आता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है, और किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है। किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। यह मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे रमेश एंड आई शुड कंप्लीट आवर वर्क, या रमेश एंड आई शुड कंप्लीट आवर वर्क। रमेश एंड आई शुड कंप्लीट आवर वर्क। रमेश एंड आई शुड कंप्लीट आवर वर्क। रमेश और मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए। ठीक, अपना, देखिए यहाँ पर अपने की यदि क्या लगेगी, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आएगा, नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा। और हमने रूल क्या बताया आपको? हमने रूल ये बताया है कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, यदि किसी नाउन या कोई प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है
तो उसके साथ जो आने वाला प्रोनाउन है वह क्या होगा, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर में होगा। जैसे वी का यह पॉसेसिव केस है, यह समझ में आ गया होगा। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में होगा। यहाँ पे जैसे बता दिया आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यू एंड संगीता शुड रीड योर लेसन। यू एंड संगीता शुड रीड योर लेसन। देखिए, यू एंड संगीता, आप जानते हैं कोई भी नाउन जो है वह थर्ड पर्सन में होता है। तो रूल हमारा वही है जो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, यही रूल चल रहा है। देखिए, रमेश थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, तो और हो गया। अगला देखिए, यू सेकंड पर्सन और संगीता ये थर्ड पर्सन, वही रूल फॉलो चल रहा है। तो यू एंड संगीता शुड रीड योर लेसन। प्रॉब्लम हो जाएगी यदि यह समझ में नहीं आएगा, तो यह दिमाग में रखना पड़ेगा। बार बार आपको जो है इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो यह बात आपके समझ में आ गया होगा। दो रूल हमने बता दिया, यह ध्यान रखेंगे। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग होता है तो इस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक, यदि अगला दिया है कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन प्लूरल नंबर में होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में होगा। अगला आपने लिखा है, या अगला मैंने आपको बताया है कि यदि किसी नाउन के साथ या किसी नाउन के पहले यू का प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में जो प्रोनाउन आता है वह सेकंड पर्सन में होता है। जैसे आपने इसे देख लिया। क्लियर? चलिए आगे मैं आपको नेक्स्ट रूल यानी रूल थर्ड बताता हूँ। रूल थर्ड देखिए, रूल थर्ड देखिए। रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड यह है कि अगर तीनों पर्सन किसी वाक्य में एक साथ प्रयोग होते हैं, ये तीनों पर्सन किसी वाक्य में एक साथ प्रयोग होते हैं तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और बहुवचन में आता है। ठीक है, फिर समझिए, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग हो तो उस कंडीशन में उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर में होगा। जैसे यू, ही एंड आई शुड कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। जैसे यू, ही एंड आई शुड कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। देखिए, तीनों पर्सन प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं और जब तीनों पर्सन प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, जैसे अपने की यदि जब होगी तो आवर होगी, यह ध्यान रखना आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग हो तो उनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन है वह फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर में होगा, यानी वह अपने की अंग्रेजी होगी। जैसे यहाँ पर आवर का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए रूल आपको जो है मैं 4 बताता हूँ। रूल 4 क्या है कि यदि किसी वाक्य में
वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। वर्ब टू बी तो आप जानते होंगे। वर्ब टू बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, मुख्य रूप से यही होते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर ये वर्ब टू बी होते हैं। और आपको मैंने बताया कि किसी वाक्य में वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। केस 3 तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। तो हर नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे इट इज आई हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे इट इज आई हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज आई, देखिए इट इज आई मीन्स मैं हूँ। इट इज आई मीन्स मैं हूँ। हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इट इज यह वर्ब टू बी है और वर्ब टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वह प्रोनाउन है। इसलिए जो प्रोनाउन होगा वह नॉमिनेटिव केस में होगा। जान दीजिए कभी कभी आप ऐसे भी इट इज मी, हु कैन ऐसे दिया जाता है। इट इज़ मी का भी लोग प्रयोग किया करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप मी का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, यह ज़्यादा बहुत प्रचलन नहीं है। आप इनका प्रयोग करिए। इट इज आई हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई एक रूल बढ़िया से जानिए, सही तरीके से जानिए। यानी जब भी वर्ब टू बी का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा तो हमेशा और हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। यह बोल्डली सही तरीके से आप जानेंगे। क्लियर? चलिए अब आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ, 5th रूल बताता हूँ। 5th रूल क्या है, इसे ध्यान से देखिए। जैसे 5th रूल क्या है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन अवश्य लिखना चाहिए। अगला रूल यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन अवश्य लिखना चाहिए। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। हमने बताया है पहले, रूल यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को अवश्य लिखना चाहिए, यह रूल है। फिर आप कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो जान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। वह क्रिया जिसे अपने अर्थ पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फिर से सुनिए, वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है यह जान लीजिए। ठीक है, जैसे द हंटर किल्ड। देखिए द हंटर किल्ड, शिकारी ने मारा। यह अधूरा सा लग रहा है कि शिकारी ने मारा, क्या मारा, कुछ तो जरूर मारा होगा। लायन मारा होगा, डियर मारा होगा, रैबिट मारा होगा, कुछ भी तो जरूर मारा होगा। तो यह अधूरा सा लग रहा है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। यह ट्रांजिटिव वर्ब है और जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तभी यह अपना अर्थ स्पष्ट कर पाएगा। द हंटर किल्ड अ लायन लिख देते हैं, अब सही हो गया। द हंटर किल्ड अ लायन, शिकारी ने एक शेर को मारा, अच्छा वाक्य बन गया। शिकारी ने मारा, क्या मारा, शिकारी ने एक शेर मारा।
यानी हमने बताया है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, यानी जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके बाद यदि कोई प्रोनाउन प्रयोग होता है तो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। क्लियर? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 5 में मैंने यही बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा, ठीक, उस कंडीशन में जो प्रोनाउन होगा वह हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे दे आर क्लेवर, दे आर क्लेवर, या दे आर सो क्लेवर दैट यू कांट चीट देम। देखिए, दे आर सो क्लेवर दैट यू कांट चीट। देखिए, दे आर सो क्लेवर दैट यू कांट चीट, वे इतने चालाक हैं। दे आर सो क्लेवर, वे इतने चालाक हैं कि तुम धोखा नहीं दे सकते। देखिए, वे इतने चालाक हैं कि तुम धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, किसको धोखा देने की बात हो रही है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी यह ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी क्लियर सेंस आएगा। ठीक है, तो दे आर सो क्लेवर दैट यू कांट चीट देम, अब सही हुआ है आपका। दे आर सो क्लेवर दैट यू कांट चीट देम, इसको और भी स्पष्ट लिखते हैं। चलिए, तो मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में अवश्य लिखना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस में यह आ गया। चलिए एक और देखते हैं। द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। देखिए, कॉफ़ी इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। काफ़ी इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, यानी होना चाहिए था ऐसे, कॉफ़ी इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। ठीक है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट लगाइए, अब बेहतरीन हो गया। तो बस रूल यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब में प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, वैसे 9 भी लगा तो सेंस तो आ ही जा रहा है, लेकिन रूल कहता है कि आप ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर किया करें। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल बताने चल रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिए। आप समझते नहीं हैं शायद, इसे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? देखिए, देन एवं एज के पश्चात, ध्यान से समझिएगा, देन एवं एज के पश्चात, देन एवं एज के पश्चात प्रोनाउन को वाक्य में उसकी तुलना सब्जेक्ट से होने पर नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। फिर समझिए, देन या एज के पश्चात प्रोनाउन को वाक्य में उसकी तुलना से सब्जेक्ट होने पर नॉमिनेटिव केस में रखते हैं।
तथा तुलना ऑब्जेक्ट से होने पर ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। देन के पश्चात, देन या एज के पश्चात प्रोनाउन को वाक्य में उसकी तुलना सब्जेक्ट से होने पर नॉमिनेटिव केस में रखते हैं, उसकी तुलना ऑब्जेक्ट से होने पर ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। क्लियर? देन के पश्चात हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे या नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। एज के पश्चात हम कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, यह एक प्रश्न है। ठीक, तो एक बार और सुनिए। देन एवं एज के पश्चात प्रोनाउन को वाक्य में उसकी तुलना सब्जेक्ट से होने पर, सब्जेक्ट से होने पर वह जो प्रोनाउन होगा देन के पश्चात चाहे एज के पश्चात, जब सब्जेक्ट से तुलना होगी तो जो प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक, जब ऑब्जेक्ट से तुलना होगी तो जो प्रोनाउन होगा वह नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है, फिर से सुन लिए। जब उसकी तुलना ऑब्जेक्ट से होगी तो जो प्रोनाउन होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी तुलना जब सब्जेक्ट से होगा तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, तुलना जब ऑब्जेक्ट से होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। देखिए फिलहाल आपको बता दें, यहाँ देन एज के पश्चात प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी केस में हो सकता है। देन या एज के पश्चात कोई प्रोनाउन किसी भी केस में हो सकता है, नॉमिनेटिव केस में हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है। सब्जेक्ट से तुलना करने पर सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से तुलना करने पर ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे शी इज स्ट्रॉन्गर देन आई। स्ट्रॉन्गर देन आई, देखिए सी इज स्ट्रॉन्गर देन आई। देखिए तुलना इसकी और इसकी हो रही है, सब्जेक्ट से तुलना हो रही है। सी इज स्ट्रॉन्गर देन आई, सब्जेक्ट से तुलना होगी तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टॉलर देन ही। टॉलर देन ही, यह भी समझ में आया, तुलना हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही लव्स मी मोर देन हिम। ही लव्स मी मोर देन, ही लव्स मी मोर देन हिम। देखिए देन के पश्चात यहाँ हिम लग गया है। देखिए हिम और मी की तुलना की जा रही है, यानी जब तुलना ऑब्जेक्ट से होगी, जब तुलना ऑब्जेक्ट से होगी तो जो प्रोनाउन होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी देन ही नहीं होगा, देन हिम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई एम टॉलर देन ही, सब्जेक्ट की तुलना इस ऑब्जेक्ट से हो रही है, इसलिए सब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना इससे हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी हेल्प्ड हिम एज मच एज मी। एज मच एज मी, शी हेल्प्ड मी, शी हेल्प्ड मी एज मच एज, शी हेल्प्ड मी एज मच एज हिम। शी हेल्प्ड मी एज मच एज हिम। देखिए यहाँ पर भी बात हुई, यहाँ पर
ऑब्जेक्ट की तुलना इससे की जा रही है, यानी यह ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे वी आर एज रिच एज दे। वी आर एज रिच एज दे। देखिए समझिए, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना इससे की जा रही है, ठीक है, सब्जेक्ट की तुलना इससे की जा रही है, इसलिए ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में हो गया। तो इस तरह से आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चे प्रायः पूछा करते हैं कि देन के पश्चात क्यों मी हो जा रहा है, देन के पश्चात क्यों आई हो जा रहा है। तो उस समस्या के समाधान के लिए आप इसे ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल एक और बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7 में बताता हूँ आपको। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आदि पॉसेसिव प्रोनाउन सदैव अपने पूर्व नाउन या प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होते हैं। यह भी बहुत आवश्यक है जान लेना। जैसे वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जितने भी नॉमिनेटिव केस हैं, यदि इनके साथ अपने की अंग्रेजी लिखनी है तो इनके पॉसेसिव केस को ही लिखना है। यह ध्यान देना है, इनके पॉसेसिव केस को ही लिखना है। वी का पॉसेसिव केस आवर होता है, इसलिए यहाँ पर अपने की अंग्रेजी आवर हो गई। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में देता हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये समझ में आ गया होगा, आई और माई, आई के साथ माई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट गर्ल लॉस्ट हर बुक। दैट गर्ल लॉस्ट हर बुक। देखिए दैट गर्ल के साथ यहाँ हर लगा है, यदि बॉय रहता तो ही लगा देते हैं। तो ही जो है ध्यान रखना है कि नंबर, जेंडर और पर्सन का भी ध्यान हमें रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे डू नॉट ओबे देयर टीचर्स। दे डू नॉट ओबे देयर टीचर्स। देखिए दे है, यहाँ देयर का प्रयोग हो गया। दे डू नॉट ओबे देयर टीचर्स। नेक्स्ट और लिख देते हैं, एक और देख लेते हैं, द सन मूव्स ऑन इट्स एक्सेस। द सन मूव्स ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो प्रोनाउन है वह अपने पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। देयर हो गया, अर्थ हो गया, इट्स हो गया। तो इस तरह से
प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने की अंग्रेजी लिखनी होगी तो पॉसेसिव, जिस प्रोनाउन का जो भी पॉसेसिव केस है उसी को हम प्रयोग करेंगे। जैसे वी का पॉसेसिव केस आवर, आई का पॉसेसिव केस माई, सी का पॉसेसिव केस हर होता है, तो सी में मतलब गर्ल रहेगा तब भी हर हो जाएगा। दे का पॉसेसिव केस देयर होता है, और इट का पॉसेसिव केस इट्स होता है। चूँकि निर्जीव है तो यहाँ पर इट्स लग जाएगा। तो इस तरह से जो है आप प्रोनाउन का सही प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओके।